चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोग ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। तो उसमें आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को कुछ 3 प्रकार के कैपेसिटर दिखाए थे। उसमें एक स्फेरिकल था, है ना, और एक क्या था, सिलेंड्रिकल था, और एक पैरेलल प्लेट, है ना। 3 ही प्रकार के थे। तो ये तुम्हारा रिकैप है, इसमें आपने ये सारी चीजें कल ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ध्यान से देखना। नकुल, ये देखो, ये फॉर्मूला बताया ना मैंने, सी इज द कैपेसिटी। ये देखो, ये कंडक्टर है, धातु है ना, जिसपे चार्ज हमने इकट्ठा करा है। तो इसकी कितनी कैपेसिटी, टोटल चार्ज क्यू अगर इस पर हमने कराया, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये अगर इसके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी होगी, सी वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। चलिए भाई, अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी तो सबको पता है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। अब ये डेंसिटी का क्या खेल है, तो इफ यू रिमेम्बर, डेंसिटी के बारे में हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है। कैसे डेंसिटी, अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो सब जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि सबको पता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगा, है ना। उसको मास डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अब चार्ज डेंसिटी भी मैंने पढ़ाई थी। 3 प्रकार की डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी एक तार के ऊपर चार्ज को बिखेर देंगे तो उस तार पर चार्ज की जो डेंसिटी होगी, दैट इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मान ले ये वायर है। अब देख, इस बार हमने प्लेट ली थी, है ना, इसमें प्लेट ली थी, पीछे बनाया था डायग्राम। अब मैं क्या करूं, इस तार के ऊपर चार्ज को दे दूं, तो चार्ज कहाँ बिखरेगा, पूरी लंबाई पर। तो टोटल चार्ज को टोटल लंबाई से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी बड़ा ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है। डेंसिटी बड़ी ही वाइडली इस्तेमाल करने वाली टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बहुत ही सिंपल भी होता है समझने के लिए। ठीक है। तो अभी मैंने जो आप लोगों को बोला है एनर्जी डेंसिटी, तो मुझे ये बताइए ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो वॉल्यूम में हो रही है, एरिया में हो रही है, क्या हो रहा है, देख करके बताइए। मैं कुछ कर रहा हूं, देख करके बताइए आप लोग। वॉल्यूम पे हो रहा है या कुछ कुछ तो बताओ, बताइए। आपके पास 2 प्लेट है सिर्फ, है ना, 2 प्लेट ऐसे बनी हुई है, है ना। और प्लेट के पास क्या है तेरा, एरिया। एनर्जी इन्हीं प्लेट्स में ही तो ये इस तरीके से डायग्राम होता है। ये तुम्हारा इधर और ये हो गया इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम। तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो याद होगा। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मैंने डिराइव करके दिया था। फिर V इज इक्वल टू ई डी भी मैंने डिराइव करके दिया था, है ना। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी करके आए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसका एक और रिलेशन होता है, अगर मान लो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V माने V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, है ना। तो V और इनके बीच की दूरी कितनी है, वो D है। इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, ये D दूरी है। तो V को और एक तरीके से लिख सकते हैं, V बराबर E इंटू डी। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ से ये C का फॉर्मूला, ये V का फॉर्मूला, ये सब पढ़ के बैठे हैं, उठा के पुट कर दो सब इसी में। उठा करके क्या, सी को भी पुट कर दो, वी को भी पुट कर दो, किसमें, यू वाले फॉर्मूले में। तो जरा कॉपी में करना शुरू करो, लिखो हाफ सी वी स्क्वायर में, इसमें हम अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, जरा करके दिखाओ। तो ये जाएगा 1/2। चलो मुझे बताओ, वर्बली बताओ, सी की वैल्यू क्या है, पढ़ के बताओ। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, इज इट ओके, सबको आ रहा है। ठीक है भैया, उसका V है, V क्या है, स्क्वायर में है, तो V की वैल्यू क्या है भाई, ई डी। तो लिखते हैं ई स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां तक किसको समझ नहीं आया, ठीक है, यहां तक तो कुछ नया नहीं किया मैंने, क्या यहां तक पहुंच गए आप सब, ठीक है। अब एक काम करिए, जरा इसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या किया गया यहाँ पर, डी स्क्वायर में से एक डी तो कट गया, है ना। अब किसी ने भी मुझसे सिलेंडर पढ़ा है या बेसिक मैथ मुझसे पढ़ी होगी,
तो उसको इतना तो याद होगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना वाज वेरी इजी। कैसे? एरिया निकालते थे हम, ये होता था पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर ये उसकी हाइट है, इसको मैं जानबूझकर डी से लिख रहा हूँ, तो इसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, तुम्हें तो याद आ रहा होगा, है ना। पाई आर स्क्वायर इंटू डी, इसी को ऊपर खसकाते जाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द आंसर इज वॉल्यूम इज वेरी इजी, है ना। मैं इसको एक तरीके से लिखूंगा, ये तो सर एडी हो गया, ये तो सर एडी हो गया, दिखा। अब बस ये सिलेंडर कैसा है, ये इस तरीके का है, इसका एरिया ये रहा, और ये वॉल्यूम, मैं इस प्लेट को स्लाइड कर रहा हूं, कितना करूंगा, डी तक स्लाइड करूंगा, तभी पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव पे आकर के मिल जाएगी, उनके बीच की जगह को ही वॉल्यूम कहते हैं। और इसका एरिया क्या निकालना, आई थिंक प्लेट रेक्टेंगल है और आसान है ना। तो यानी ए इंटू डी इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। इन अबव इक्वेशन ए इज द एरिया, डी इज द डिस्टेंस, आप पढ़ के वही पहुंचोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है। इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये आपकी नोट्स के लिए अच्छा है। ठीक, द डेंसिटी इज अगेन, डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे आपने मास डेंसिटी निकाला, तो जो भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड करोगे, जो भी टाइप का डेंसिटी है, मास डेंसिटी जिसमें वॉल्यूम डिवाइड होता है। इस बार हम कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, हेडिंग लगी हुई है, एनर्जी की डेंसिटी निकालो। तो एनर्जी को डिवाइड करो, इसका मतलब तुम्हें क्या कह रहे हैं, वो एनर्जी को डिवाइड करो उसके, तब तो मिलेगा आपका एनर्जी डेंसिटी। देखो U अपॉन वॉल्यूम, समझ गए। इस तरीके से करना था, बस इतना सा सीखने के लिए हम लोग इतना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए यहाँ पर इस एडी को इधर ले जाएंगे, बचेगा ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, बचेगा ना। और 1/2 तो था ही, तो ये तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कोई पूछेगा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, किसका, कैपेसिटर का, तो वी कैन से क्या होगा भैया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कल को कोई कह दे तुमसे कि मीडियम बदल दिया, मतलब इनके बीच में एयर था, देखो यहाँ बार बार बोला हूं मैं कि इनके बीच में जो खाली जगह है उसमें हवा है, तब तो ये काम करता है। लेकिन हवा ना होकर के सोचो नकुल, वहां पे हमने तेल भर दिया, दोनों प्लेट के बीच में हमने ऑयल भर दिया, तो अब कुछ तो बदलेगा ना। तो आप ये समझो, वो जो बदलता है ना उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन। और ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अगर हमें मीडियम में निकालना हो एनर्जी डेंसिटी इन मीडियम, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में एक मीडियम आ गया, तो पूरे फॉर्मूले में क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन आर भी जुड़ जाएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहां नया फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ई नेट की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि तुमने ई नेट जब निकाला होगा ना, तो तुमने उसका एडजस्टमेंट भी कर लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पर भी तुमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर दी। हमने ई की वैल्यू नहीं पुट करी है ना, एक्चुअल फॉर्म में अगर पुट करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा वहां स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसकी वैल्यू मीडियम में ही निकाली। कुछ आ रहा है समझ में? अगर नहीं आए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने ये पढ़ा नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब आएगा तब पढ़ा बता देंगे। हमें क्या होता है ना, कई चीजें एक ही समय पर हो सकती हैं, तो मैं इसलिए बता देता हूँ, कभी कभी नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। इसका बस इतना समझ लेना कि हर जगह जैसे ही मीडियम आएगा तो यहां मॉडिफिकेशन होना है, तुम ई निकाल रहे थे तो ई में मॉडिफिकेशन हो जाना है। जहां अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तुम्हें इससे डर लग रहा है, तो तुम यहाँ बैक चले जाओ, हमेशा बेसिक पे चले जाया करो। ये तो आता है निकालना ना, तो सी मीडियम में निकालने आता है, वी मीडियम में निकालने आता है ना। तो अपन वी भी निकाल सकते हैं, वी को ये लिख सकते हैं, तो ई को भी मीडियम में निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह एक एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, यही तो होगा ना। डी तो बदलेगा नहीं, डी तो वही रहेगा। तो इस तरीके से जब तुम फिर से आओगे तो यहाँ ई स्क्वायर है, मैं बार बोल रहा हूँ, जब ई की वैल्यू पुट करोगे तो मीडियम वाली पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। मैं वही कह रहा था कि एक यहाँ ऊपर से कट जाना है, एक पेयर कट जाना है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो तो ई के फॉर्म में है ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, इसीलिए मैंने उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है आपका अभी आपने जो पढ़ा, इसमें एनर्जी डेंसिटी।
वर्क डन बेटा दोबारा नहीं बताएंगे, ये बता चुका हूं मैं। वर्क डन बाय द बैटरी इज व्हाट, हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहाँ हीट की बात करें, थोड़ा हीट पर फोकस जरूर मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूंगा। ये हीट इज नथिंग बट लॉस, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा मैं इस पे हाईलाइट करूंगा, दिस इज समथिंग न्यू। ये तो आपको पता है बैटरी के द्वारा किया गया वर्क, है ना। Q इंटू वी हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो Q चार्ज को फ्लो कराया, V हो गया, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, इतनी। तुम्हें पता वर्क इतना हुआ। अच्छा तुम्हें नहीं, भूल गया था, थोड़ा इधर आओ। ये एक फॉर्मूला 10th क्लास में आओ जरा, V इज इक्वल टू, याद है ऐसे एनसीईआरटी में लिखा था, उसमें तुम्हारा वाला हम लिख देते हैं, ये होता था वर्क डन अपॉन Q नॉट, ये लिखा था। ये वाला फॉर्मूला आ रहा है याद यार। तो ये जो इसको कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, V इंटू, ये आएगा कि नहीं आएगा। ये वो चार्ज होता था जो बैटरी फ्लो करा रहा है, ये भैया सब समझ लो, बहुत लोगों को पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे। इसमें से जो बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया उसको मैंने कैपिटल Q कर दिया इस बार। तो बेटा इसी फॉर्मूले में Q नॉट को चेंज करेगा कैपिटल Q से, करेगा ना। तो कितना चार्ज हमने फ्लो करवाया, Q नॉट। अच्छा बैटरी ने पोटेंशियल जो दिया, देखो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसको मिलेगा ना, है ना। अरे भाई इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव इसका निगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना। तो यहां से भी आया। तो ये क्या कर दिया इसने, इसने कहा यार वर्क तो इतना हो रहा है, वर्क तो इतना हो रहा है, और तुम कह रहे हो एनर्जी इतनी वो हो रही है स्टोर। तो हमने कहा पहले इसको सही से करो, इसी फॉर्म में ले आओ। तो जब मैंने यहां पर क्यू की वैल्यू पुट कर दी बेटा, तो देख C इंटू वी, और एक V ऑलरेडी था, तो V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। देख यहां पुट कर दे, CV इंटू वी क्या बन जाएगा, CV स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हो ध्यान से। अब सीखने क्या मिलेगा तुमको, तुमने वर्क, बैटरी बेचारे ने इतना वर्क किया, लेकिन इसका आधा ही स्टोर हो रहा है, तो आधा गया कहां, तो आधा हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है। तो जितनी भी हीट है वो एनर्जी तो होती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का नियम अभी भी बना रहा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कहता है एनर्जी को ना आप बना सकते हो और ना उसको बर्बाद कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे भाई वही चीज को वेरीफाई कर रहा हूं मैं बस यहां पर, कि जो आधी एनर्जी गायब हो गई वो एनर्जी गई कहां, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में इवेपोरेट हो गई। समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हमने अगर हीट निकाला तो वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड, तो ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, यानी जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतनी एनर्जी वेस्ट भी हो जाएगी। तो ये है तुम्हारा इफिशियंसी की बात करेंगे तो आधा हो गया, हम सप्लाई जितना करेंगे उसका आधा ही हमारा स्टोर हो पाएगा, आधा तो वेस्ट ही हो जाना है ना, 50% हो गया सिर्फ। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट, अगर किसी ने पूछ दिया, ये फॉर्मूला सबने रट लिया, ये अभी मैंने बताया, ये फॉर्मूला बता दिया। देखो ये तुरंत कैसे कर सकते हो तुम लोग, तुम्हें याद है वो फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट। तो अगर फोर्स पूछेगा तो E इंटू वॉट, जो भी चार्ज है उससे भी कर सकते हैं। तो वी हैव दिस, वी हैव, अगेन एक चीज और ध्यान रखना बेटा इसमें, अच्छी बताओ, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स इधर की तरफ भी लग रहा होगा। कूलम्स लॉ, F12 इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू F21। देखो ये क्या है, नोटेशन में डरने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा हमें याद रहता है, थोड़ा समय दो, सिखा रहे हैं। देखो अब ये चीज सीख लो जरा तुम फटाफट। ये मान ले तेरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, ठीक। और ये तेरा क्या है बेटा, अच्छा तुझे वो फॉर्मूला याद है ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, D, तो D स्क्वायर। समझ गया ये फॉर्मूला, समझ गया। अब ये नोटेशन क्या है, F12 और F21। चलिए ये बता, कह रहे हैं फोर्स ऑन 2, इस वाली प्लेट के चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स 1 वाले चार्ज के कारण, उसको लिख दिया F21। फिर ये इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज पर निगेटिव चार्ज द्वारा लगाया गया बल। तो फॉर्मूला तो एक ही है, तो इसका मतलब है चाहे मैं F12 लिखूं या फिर मैं F21 लिखूं, दोनों में Q1 Q2, देखो बस Q1 आगे और पीछे हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो बेटा ये जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चाहे ये वाली बात समझ लो, अभी तुम्हें इतना ही तुम्हारे लिए बहुत है समझने के लिए। तो बाकी लोग जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है ना। तो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो ये आ जाएगा क्या, E की वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है बताओ। ये क्या किया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखना बेटा E1 E2 की वैल्यू, अब जब एक का फोर्स निकालोगे तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो तूने क्या किया था, E1 प्लस E2 किया था ना, समझते रहे ना सब लोग, ठीक है।
E1 और E2 किया था ना, तो अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ इसके वजह से फोर्स निकालना है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना सिर्फ, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2, टोटल निकाले थे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ये होता है, तो इसीलिए जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम वैल्यू से उतने का करेंगे जिसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पर जब आप देख रहे होगे तो यहाँ सिग्मा, देखो सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखा हुआ है, क्यू इंटू क्यू करो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया तेरा क्यू स्क्वायर। मतलब ये बड़ा ही बेसिक है, कुलम्स लॉ का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। थोड़ा नोट्स कर लिया करो यार, फोर्स हेडिंग लिख लिया करो, तुम लोग तो सही से बैठे हो। स्फेरिकल, अब ये क्या सीन है, कैपेसिटर, अगर नकुल आज को तुम क्लास से जाओ, वैसे तुम्हें बहुत चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इतनी बात समझना कि जैसे दो सरफेस होते हैं, ठीक है, जैसे दोनों के बीच में अगर ये कैपेसिटर तभी बन सकते हैं, ध्यान सुनना, जैसे तुम बैठे हो और इकबाल बैठे हैं, ठीक, तुम्हारे बीच दूरी है, तुम्हारे पास कोई चार्ज है, मान लो 2 कूलम का चार्ज है, इनके पास कितना होना चाहिए, -2 कूलम। अगर ऐसा नहीं है तो तुम दोनों कैपेसिटर के पेयर नहीं हो सकते। कैपेसिटर की सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती कंडीशन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द बोथ द सरफेस। अच्छा ये भी जानना था, ये पढ़ाने से पहले बता दूं कि जब मैंने ये बोला तो मैं ये जानता था कि इनका साइज और इनका साइज अलग अलग है, इनका डायमेंशन बॉडी का और इनके बॉडी का डायमेंशन अलग, ये मैं बच्चे जानता था, इसलिए मैं जानबूझ की बात बोला, क्योंकि अब जो तुम पढ़ने वाले हो उसमें तुम देख रहे होगे अंदर छोटा सा स्फीयर है, बाहर बड़ा स्फीयर है, दोनों का एरिया अलग अलग होगा कि नहीं होगा, जिसको फॉर्मूला आता है 4πr², अंदर वाले का रेडियस छोटा, उसका सरफेस एरिया छोटा, और बाहर वाले का रेडियस बड़ा, सरफेस एरिया बड़ा, उसके बाद भी ये कैपेसिटर है, यानी कैपेसिटर को फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटर को फर्क पड़ता किस चीज से है, इक्वल और अपोजिट चार्ज, समझ गए। तो ये इसका टॉपिक का स्टार्टिंग है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हम कह रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, तो हम बड़ा ध्यान देंगे इस चीज पर कि जो चार्ज है ना, सेंटर तो दोनों का सेम होना ही है, ठीक है, ये दिख गया, दिस इज माई सरफेस नंबर 1, दिस इज माई सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 सबको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है, इतना दिख रहा है काम। इस पर मान लीजिए ये है तुम्हारा +Q चार्ज, इस पर है मेरा -Q का चार्ज, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक वर्ड सबको पता है या मुझे बताना है, नहीं आता तो पूछ लिया करो यार। कंसेंट्रिक मतलब कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे दो अलग अलग साइज के स्फीयर जिनका रेडियस सेम नहीं है लेकिन उनका सेंटर सेम है, समझ गए। जैसे एक कैनवस की बॉल अंदर से खोखली होती है ना, तो एक बड़ी साइज की ले लो, एक उसके अंदर छोटी बॉल डाल दो, दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग हो जाएगा, कंसेंट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंसेंट्रिक। इसमें देखो रेडियाई क्या है, ए और बी। इनर शेल, शेल वर्ड यूज होता है बेटा हॉलो स्फीयर के लिए, सेल का ये मैं लिख दे रहा हूं, ये कई जगह देखने को मिलेगा, इसका अर्थ होता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खोखला हो, जिसके पास सिर्फ सरफेस हो, है ना, अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द आउटर शेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको ये बैटरी क्यों लगानी होती थी, बैटरी इसलिए लगाते थे ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए। अरे भाई पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, निगेटिव से कर देंगे तो, अच्छा एक ही बैटरी होगी, अच्छा ये बताओ, चलो नकुल ये बताओ, एक ही बैटरी है तो फिर चार्ज एक ही जाएगा ना, है कि अलग अलग जाएगा, है ना, एक ही जाएगा ना, तो जितना चार्ज इसे पॉजिटिव में देगा उतना ही, समझ गए। तो कैपेसिटर की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो यानी कि वी कैन से कि हाँ भाई ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें कंडीशंस कैसे देखी, पहला नंबर देखा दो सरफेस है कि नहीं है, अच्छा दोनों के बीच में दूरी है कि नहीं है, बिल्कुल है, दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमने तीनों पॉइंट चेक कर लिए और हमें मिल गया कि हाँ भाई ये कैपेसिटर की सारी जो परिभाषा है उसको ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर कह सकते हैं। तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो तुमने बनाया इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो मैं कहूंगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और डेल्टा V को ही रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग V बार बार लिखते थे तो हम लिखते थे ना V प्लस माइनस, यही लिखते थे ना, तो डेल्टा V ही तो हुआ।
पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इस तरीके से हमने इसको V1 माइनस V2 या फिर V प्लस माइनस, दोनों एक ही बात है बेटा, ठीक है। तुम चाहे V प्लस को कह दो कि V1 और चाहे V माइनस को कह दो V2, उससे फर्क नहीं पड़ता, लिखने के ही तरीके हैं। तो यहाँ पर V1 निकालोगे तो व्हाट यहाँ आ गया, देखो ध्यान से देखना, अभी एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। अब ये जो चीजें है ना, यहां से कंफ्यूज करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, अब यहाँ से नकुल तुम्हारा विकेट गिर जाएगा, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का है। मैं कोशिश करूंगा फिर भी तुम्हारे लिए, याद रखिएगा बेटा। अब यहाँ से सब लोग मेरे साथ में बड़े ध्यान से, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, जो बोलूं उतना रट लेना। मुझे एक चीज बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, के क्यू अपॉन आर होता है, इतना रटे हो, के क्यू अपॉन आर। वी बराबर होता है के माने कांस्टेंट, ठीक है, क्यू माने जितना चार्ज है सरफेस पर, अपॉन जितनी दूरी सेंटर से, कितनी दूरी है, ठीक मेरे भाई। तो अभी जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा, V1 लिख दूं या V प्लस लिख दूं, जो तुम्हारा मन करे। मैंने V प्लस लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां से गड़बड़ी करोगे तुम लोग, लेकिन मैंने ही पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, इस एक हॉलो स्फीयर है और उसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। याद आ रहा है किसी को? तो याद होगा एक टॉपिक था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर was constant that is equal to V surface। ये टॉपिक है, जाके देखना। तो अब क्या हो रहा है, बेचारे सरफेस, अंदर वाले सरफेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा है, वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे स्फीयर के अंदर पाया गया, वो एक दूसरे स्फीयर के अंदर पाया गया जिसका सेंटर भी सेम था। वो बेचारा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर जब जाओगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा और उसका सरफेस का ही पोटेंशियल हर जगह पाया जाएगा, चाहे कि उसके जस्ट बाद देखो चाहे सेंटर पर देखो, हर जगह कांस्टेंट। तो उससे होगा क्या, इस बेचारे सरफेस नंबर 1 और ये रहा सरफेस नंबर 2, तो जो टोटल पोटेंशियल, अब मैं इसको VT कर देता हूं क्योंकि मैं इसी में आगे लिख दूंगा, टोटल जो पोटेंशियल है इस बेचारे सरफेस 1 पर, वो सिर्फ उसके खुद के चार्ज के कारण नहीं है, बाहर वाले चार्ज के कारण भी है। समझ में आ रहा है? और वो फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये प्लस क्यों नहीं हो सकता, तुम पूछ सकते हो, लेकिन बाकी लोग नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि सर ये निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है। तो निगेटिव है बेटा, तो फॉर्मूला तेरा यही है, क्योंकि वैल्यू माइनस क्यू पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। अब ये चीज रट जाओ, जो अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देता है, निगेटिव चार्ज निगेटिव पोटेंशियल देता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे एडिशन करना भी चाहूं, मैं एडिशन करने की कोशिश कर तो रहा हूं, लेकिन जो वैल्यू खुद ही निगेटिव है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं आ जाएगा। समझ में आया? और नोटिस करो, एक और आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं, इसका जो आर है वो बी है, यानी सरफेस का ही पोटेंशियल हुआ, जो मैं बता रहा था बार बार कि इसके जस्ट अंदर में कहीं पर भी निकालना चाहूं पोटेंशियल, इसके कारण बाकी कोई भी पॉइंट होगा तो वो सरफेस का ही पोटेंशियल होगा। तो सरफेस की दूरी कितनी थी, बी, इसीलिए यहां क्या आ गया, के क्यू अपॉन। तो यही थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं हम, सोचते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें यही प्रॉब्लम है। जो टोटल पोटेंशियल है ना, जैसे ही कंसेंट्रिक में आ जाओगे, सिलेंड्रिकल में आ जाओगे, तो अभी पैरेलल प्लेट आसान माना जाता है। पैरेलल प्लेट में क्योंकि कोई दूसरा किसी के दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा अंदर वाला सरफेस दो दो पोटेंशियल बियर कर रहा है, एक तो खुद का और एक दूसरे का। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ये एक चीज होती है। आगे इसी प्रकार से क्या तुम सोच रहे हो कि ये छोड़ देगा, इसको नहीं छोड़ेगा। इसमें भी एक टॉपिक हम लोग ने पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट आउटसाइड एक स्फेरिकल सेल के हो तो उस पर पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला वाज अगेन सेम, के क्यू अपॉन आर, जहां पे आर उस पॉइंट की दूरी होगी क्योंकि वो बाहर है ना। तो ये S1 भी लगाएगा पोटेंशियल S2 पर, तो S2 का एक तो खुद का पोटेंशियल होगा, साथ में S1 ने जो इसके ऊपर पोटेंशियल लगाया वो भी। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे V2 लिखा हुआ है यहाँ, तो V2 क्या हो जाएगा, खुद का है ना, सॉरी खुद का और S1 के द्वारा लगाया गया, ठीक है। तो यहां जाएगा, बताओ, एक तो भाई के क्यू अपॉन बी, अब ध्यान से देखना, माइनस के क्यू अपॉन बी, ये क्या हो गया है ना, यहां तो गड़बड़ हो गया। अब मैं सिखाता हूं वापस से, मैंने ये फिगर बनाया, ध्यान से देखिएगा, जिनको अभी भी नहीं आया उनके लिए आखिरी बार एक कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें ये क्योंकि पिछला नोट्स है
तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं सब कुछ सिखा सकूं, लेकिन फिर भी बेटा इसका रेडियस कितना है ए। तुम मान लो कहां पर, तुम कहां पर हो, S2 पर हो ना। S2 की दूरी सेंटर से कितनी है, ये कितनी दूरी है बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी पॉइंट पे निकालना है जो कि आउटसाइड है, कहां आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के बाहर। तो बी स्फीयर के बाहर है कि नहीं है, अरे ये बड़ा वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर के बाहर है कि नहीं है। तो फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल, के क्यू अपॉन आर, जहां पर आर इज इक्वल टू इस समय क्या है बी, आर इज इक्वल टू इस समय क्या है। तो जब भाई आर ही बी हो गया तो मैं क्या करूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेंशियल था इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव वाला ही था, ये खुद का भी निगेटिव ही था, तो ये देख लो क्या हो गया, ये समझ में आया तुम्हें। तो ये चीज होती है। तो पोटेंशियल में ये गच्चा खा जाते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लगता है बड़ा सिंपल सिंपल चलेगा, लेकिन ये अभी भी है सिंपल ही, लेकिन हम लोग ये बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो स्फेरिकल वाला केस जब भी पढ़ें तो ध्यान दें उस पर, कि जब भी हमें सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी ये वाला आगे बढ़ाते हैं। तो यानी ये हो गया, और V2 पर क्या हो गया जीरो। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दोनों सरफेस पर पोटेंशियल बताओ, तो मैं कह दूंगा सरफेस नंबर 1 पर तो पोटेंशियल आपका है नॉन जीरो, लेकिन सरफेस नंबर 2 पर वो क्या हो गया जीरो। समझ में आ रहा है। तो ये फिगर मैं वापस से करेक्ट कर देता हूँ, ये ए है एंड दिस इज माई बी, ठीक है, दिस इज माई सरफेस 1, दिस इज माई सरफेस 2, ठीक है भैया। आगे देखिए, तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू, आप लोगों को अच्छे से याद है C का फॉर्मूला था Q अपॉन V बेटा, है ना। और V का फॉर्मूला याद है, V मैं लिख देता हूं। V का फॉर्मूला क्या है, जरा एक काम करो नकुल, तुम जरा ये वैल्यू करके दिखाओगे, ठीक है, ट्राई करोगे। V इज इक्वल टू क्या होता था, बताओ, V1 माइनस V2, या फिर V पॉजिटिव टोटल माइनस V निगेटिव टोटल, निगेटिव वाले सरफेस का टोटल, पॉजिटिव वाले सरफेस का टोटल, जो चाहे जो लिख लो। मैं V1 V2 की नॉन ये डिनोमिनेशन यूज कर रहा हूं। तो भाई देखो ये जीरो दिख रहा है कि नहीं, दोनों सेम वैल्यू कट रहा है ना। अच्छा ये बताओ, क्या V1 माइनस V2 कर लेंगे क्या, V1 में से जीरो घटाओगे तो V1 बचेगा ना। तो V1 की वैल्यू क्या निकाली तुमने पीछे, ये लिखी तो है, ये निकाली थी कि नहीं निकाली थी, क्या ये वैल्यू पुट करके तुम्हारा सेम आ रहा है, चेक करो। तुम ये वैल्यू पुट करके दिखाओ मुझे, बाकी लोग ये करके दिखाइए। अगर ये कर ले रहा है तो तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, करना ही चाहिए। ये करके दिखाओ मुझे, ये आ रहा है कि नहीं। तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम यहां से यहां पहुंच के मुझे दिखाओगे, बीच में एक लाइन मैंने छोड़ दी है, वो तुम्हें वैल्यू पुट करके करने की दिखानी पड़ेगी। मैं एक बात आप लोगों को पहले से याद करा दे रहा हूं कि मैं मीडियम के लिए स्पेशल से क्लास नहीं लेता हूं। मीडियम के अगर कोई क्वेश्चन तुम देखो, कल को जाके कहोगे सर ने नहीं पढ़ाया, सर ने पढ़ा दिया है, इनके बीच में अगर तुम कोई मीडियम फिल कर दोगे तो मैंने ऑलरेडी सब बता चुका हूं कि एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई कर देना, बस जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट लिखा रहेगा उसी के साथ एक मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और मैं भी लिख के छोड़ दूंगा फॉर्मूला, पहले ये करके दिखाओ। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम लोग लिखो, ठीक है। अगर ये मीडियम के लिए निकालना है, मीडियम मतलब इनके बीच में इस तरीके से हमने क्या फिल कर दिया, दिस इज माई मीडियम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 मीडियम। हाँ कर तो दिए, तो V2 क्या है तुम्हारा, जीरो ही तो है, तो जीरो इसको लिख दो V2 को, बाकी सेम आ जाएगा, है ना। किसी भी नंबर जीरो घटाएंगे तो कुछ बचेगा क्या, वही नंबर बचेगा ना, तो वही लिख दो। देख लो इनका तो हो गया भाई, तुम लोग करो।
चलो बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या करोगे तुम लोग इसमें, पहला स्टेप क्या करोगे? अरे कुछ तो सोचा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों कॉमन नहीं ले सकते हैं? क्यों कॉमन लेंगे तो कट नहीं जाएगा? मैं यार रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं नोट्स का पार्ट नहीं रख सकता इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा c इज इक्वल टू 1 अपॉन के को भी कॉमन ले रहा हूं तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। क्यू कॉमन लेते ही कट गया है ना, और के भी कॉमन लेके छोड़ दिया। अब इसका एलसीएम ए बी आ जाएगा और बी माइनस ए आ जाएगा, ए बी ऊपर आ गया। ये हो गया ए बी अपॉन के बी माइनस ए। ठीक है, अब के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो 1 अपॉन जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कहाँ आता है, न्यूमरेटर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस ए। अब इतना करने में 1 घंटा क्यों लग रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, हो गया था। अमन तुम्हारा हुआ? झूठ बोलता है, बताया क्यों नहीं फिर? हो गया तो बताना चाहिए ना। वो लिख ले वहां से, जैसे किया है मैंने, जिसका नहीं हुआ वहां से लिख लो। ठीक है, सिर्फ कॉमन लेके काटना था बच्चे, तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम बेटा लिखे ये लिख लो, ये सी वाला फॉर्मूला लिख लो। इसका ये देखो यहां से फिर ये करना है। कैसे किया है देखो, यहां से के क्यू देखो दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस 1/b लिखा है। अब क्यू ऊपर था, क्यू नीचे था, काट दिया। अब इसका एलसीएम ले लोगे, a इंटू बी कर देंगे, और यहाँ b, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया ही था, तो ये b माइनस ए आ जाएगा। तो b माइनस ए, और डिनोमिनेटर कहाँ आता है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या आ गया, ए बी। अब ये k क्या है होता है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई। अब देखिए 1 अपॉन नीचे करेगा तो ये फिर से ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके से। आगे बढ़ जाएं, अब खुद से करो तुम। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेंड्रिकल। अगर हमें सिलेंड्रिकल, वही जैसे हमने कंसेंट्रिक वाला भी करा है, उससे ही इंस्पायर होकर ये वाला भी करेंगे, ये उतना ही आसान है। चलो देखो, a cylindrical capacitor consists of two concentric cylinder with charge capital Q and having capacitance C। तो कह रहे हैं भैया कंसेंट्रिक ले लीजिए आप। तो ये देखिए एक अंदर वाला स्फीयर हो गया, सॉरी स्फीयर वर्ड आ गया, सॉरी सिलेंडर हो गया, और ये बाहर वाला, दोनों का सेंटर सेम। इसका रेडियस आप मान लीजिए R1, ये लिखा तो है, और इसका रेडियस क्या हो गया, R2, दिख रहा है। तो इस तरीके से है, और दोनों पर चार्ज अभी तो सिखाया मैंने, ये कैपेसिटर होगा ही तभी जब दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। देखो इस पे प्लस क्यू, इस पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनके बीच की कुछ दूरी है कि नहीं है, बिल्कुल है। अरे R2 माइनस R1 कर देंगे तो इनके बीच की दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, R2 माइनस, यानी इनके बीच की दूरी भी है। इनके बीच में मीडियम क्या लिया गया है, फिर से एयर। ये फॉर्मूला है टोटल चार्ज Q अपॉन V। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर सिग्मा, ये व्हाट इज दिस अर्थिंग, ये अर्थिंग क्यों की गई, ध्यान से देखिए। हमने क्या करा, इसका एक नया डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं, ताकि तुम लोग को ना कुछ समझ में आए कि ये अर्थिंग वर्थिंग का सीन क्या है। इसमें ना दो तरीके होते हैं पढ़ने के बच्चों, इसमें दो तरीके होते हैं पढ़ने के। या तो हम हमेशा बैटरी लेके चलें, जब हम बैटरी लेके चलते हैं तो हमको पता है कि हम करेंगे क्या, हम एक प्लेट पर एक को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, एक को नेगेटिव से। लेकिन सोचो कभी, कभी सोचो ऐसा हो कि हमारे पास बैटरी नहीं है, हमारे पास बस ये ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक आइसोलेटेड या फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल वर्ड जानते हो ना, जिस पर नेट चार्ज क्या हो, जीरो, वेरी गुड, है ना, जिस पर नेट चार्ज क्या हो, जीरो। ठीक, ऐसा एक सिलेंडर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, अब यहां से नकुल थोड़ा बताएंगे, नकुल बताएंगे ना, ट्राई करिएगा बेटा। ठीक है, ट्राई करिएगा कि आप बता सकें, बता लेंगे क्योंकि अभी तक तुमने अच्छा परफॉर्म किया है। ये हो गया तुम्हारा, इससे इंटरप्ट नहीं होगा, ये सबको अब तो दिख रहा होगा ना। ठीक है, अब ये तुम्हारा
अंदर की तरफ मैं पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दे देता हूं, अंदर की तरफ ऐसे पॉजिटिव चार्ज मैं दे देता हूं, है ना, यहां से कुछ हटा देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अब ये क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होता है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज हमारे पास उपलब्ध हो। यानी मेरे पास अगर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं तो मेरे पास 10 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी मैं न्यूट्रल हुआ। तो अब इसमें सीन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो आइसोलेटेड बॉडी है ना, आइसोलेटेड जो बॉडी है हमारे पास यहां पर अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, अब मैंने पॉजिटिव होने की वजह से सारे निगेटिव अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। अरे भाई मैं अट्रैक्ट करूंगा ना, और इधर भी सारे निगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे इस तरीके से। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल भी करता है, तो सारे पॉजिटिव कहां बाहर चले जाएंगे। आप खुद मुझे बताइए, अगर मैं एक पेपर का रोल बनाऊं, अगर मैं एक पेपर का, ये पेपर हो गया, पेपर का अगर ऐसे रोल बनाता हूं, या आपने रोल देखा है, यही तो सिलेंडर है, तो मुझे खुद बताओ अंदर की तरफ भी एक सरफेस है और एक बाहर की, दोनों का सरफेस बराबर एरिया का होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितना ये बाहर एरिया होगा उतना ही अंदर भी एरिया होगा। हाँ, तो मतलब जहां जहां सरफेस होता है वहां वहां चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो अब जब यहां पर रिपल्शन हुआ मेरे भाई, तो यहां जैसे ही रिपल्शन हुआ तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तो नेगेटिव अंदर वाले सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव बाहर वाले पे चला गया। सेम ये चीज यहां पर भी हुई होगी, है ना। अब संख्या पे मत जाना, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव होंगे। अच्छा, ये भी कभी कोई कल को पूछ दे कि कितना चार्ज यहां पर आएगा, तो कह देना भैया जितने चार्ज होंगे उतने ही तो चार्ज यहां अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए कभी गलती इसमें हो नहीं सकती, जो भी चार्ज इसका होगा ओरिजिनल उतना ही चार्ज इंड्यूस, कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से आया ये चार्ज। अब मैंने क्या किया, अर्थिंग का क्या काम है, फिर कहोगे अर्थिंग का क्या काम है, तो अर्थिंग का काम है ये पॉजिटिव वाले चार्ज को भगाना। क्या करता है, देखो अभी सरफेस से कूद तो सकता नहीं है, जैसे मान लो ये वाला इसको पसंद नहीं करता, लेकिन अब ये इसको यहां से जाने का कोई रास्ता ही ना दूं मैं, तो क्या ये यहां से कभी जा पाएगा। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं एक रास्ता बना रहा हूं, जिससे कि जब रिपल्शन हो तो ये सारे के सारे इस रास्ते से घर के बाहर निकल जाएं। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे रिजल्टेंट जो हमारा नया फिगर बनेगा, मैं छोटा फिगर बनाऊंगा। अब हमारे पास एक सरफेस होगा जहां पर निगेटिव चार्ज होगा, और एक सरफेस होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दोनों पर जो चार्ज की वैल्यू है वो इक्वल और अपोजिट होगी, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। और अब मैंने बना लिया सिलिंड्रिकल कैपा, यानी मेरे पास कैपेसिटर था क्या पहले, नहीं मैंने बनाया, हाँ मैंने बनाया। तो ये जो मैं अर्थिंग, ये जो डायग्राम में अर्थिंग दिखा रहा हूं भैया, मैंने इसको बनाया कैपेसिटर। मेरे को बैटरी हमेशा थोड़ी ना रहेगी, इसमें बैटरी लगी है क्या कहीं, समझ में आया कि नहीं। मेरे पास एक ही था, मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर था, मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसको एक बड़े से कंडक्टर के अंदर डाल दिया, और ये वाला आइसोलेटेड था, तो इसको मैंने क्या किया, इसके चार्ज से इस पर चार्ज क्रिएट करवा करके, अर्थिंग लगा करके मैंने इसको कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ही चीज रटने से नहीं होगा, हम अगर एक चीज रट लें कि हमेशा बैटरी मिलेगी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में, तो ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया गया है इंडक्शन प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ाया था, वही यूज कर रहे हैं। तो हमने इसको चार्ज किया यूजिंग इंडक्शन। तो अब ये क्या है, व्हाट इज दिस गॉस लॉ एंड ऑल, कुछ नहीं किया भैया, हमने ये फॉर्मूला तो पहले रटा हुआ है, दिस इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या नहीं कर पाते हैं उतना कैच, लेकिन अब इसको थोड़ा बहुत अभी इतना तो फील हो ही रहा होगा कि पिछला पढ़ा होता तो ये चीज बड़ी आसान लगती है आज की क्लास। तो जाके आज भी पढ़ने का समय है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी तुम्हारे साथ। अब तुम मुझे खुद से बताओ, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, समझ, ये अगर ये उंगली है मेरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाहर, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बना ले, हमेशा इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब अगर ये सर्कुलर होती तो हर डायरेक्शन में ऐसे लाइन बना ले, समझ में आ रहा है। तो ये जो सिलेंडर है ऐसा सर्कुलर है ना ऊपर से, तो क्या होगा, हरदम बाहर की तरफ इधर 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 ऐसे करते हुए, तो ये डायग्राम बना है, उसी चीज को यहां बनाया गया है। सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, और सारे निगेटिव क्या करेंगे, वो भी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जिससे कि दोनों ऐड हो जाने, दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से E1 E2 ऐड हो गया।
क्योंकि पता है आपको पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव की डायरेक्शन, अरे ये बाहर जाएगा तो ये इसके लिए तुम सोच रहे होगे कि ये बाहर जा रहा, नहीं बेटा यहां खड़े हो तुम, जब तुम यहां से देख रहे हो तो बाहर जा रहा है, लेकिन जब तुम यहां खड़े हो तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, तो ये अंदर हुआ ना। नेगेटिव हमेशा अपनी तरफ ले आता है, पॉजिटिव हमेशा अपने से दूर फेंकता है। अब मेरे भाई पॉजिटिव अंदर है तो पॉजिटिव दूर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, लेकिन निगेटिव बाहर खड़ा है इधर की तरफ। तो जैसे मैं बॉल इधर से फेंकूंगा तो निगेटिव वाले को लगेगा मेरी तरफ आ रही है ना, तो मेरे भाई निगेटिव वाला तो हमेशा कहता है मेरी तरफ ही लेकर के आओ। तो इस वजह से दोनों हमेशा ऐड हो जाते हैं। मजबूरी ऐसी है कि क्योंकि आप इधर खड़े हो और निगेटिव इधर खड़ा है, तो इसीलिए ये बार बार कंफ्यूजन होता है कि ये एक ही कैसे बना दिया, क्योंकि मेरे भाई एक ही तरफ बन रहा है ना, निगेटिव भी बाहर की तरफ ही है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो एक ही तो एरो बनेगा आउटवर्ड, हमेशा इसके रिस्पेक्ट में तो आउटवर्ड ही बनेगा ना, इसके रिस्पेक्ट में इनवर्ड बनेगा। ठीक है, चलो ये भी आ गया। तो व्हाट इज दिस, ये क्या कर दिया है भाई, हम लोग ने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू क्या जाएगा सिग्मा। अगर हम क्या करें, हम सरफेस के आउटसाइड हैं, ये जाकर के पीछे डेरिवेशन देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट कंडक्टर ऐसे पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना। एक कंडक्टर ले लो, कंडक्टर के आउटसाइड कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पी की दूरी सेंटर से स्मॉल आर है, इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है, यानी ये पेन के बाहर मैं यहां खड़ा हूं और पेन के सरफेस पर चार्ज है, तो मुझ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उसका वैल्यू ये। अरे इतना तो पढ़ाया लेकिन तुम लोग याद ही नहीं रखते हो, हेडिंग भी नहीं याद है तुम लोग को, छोड़ो फॉर्मूला। ये हो गया। इसको गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल फ्लक्स। तो मैंने ये जो ग्रे वाला बनाया ये क्या है, गॉसियन, मैंने हमसे कहा था इमेजिनरी सेम सरफेस समझ लिया तो सिलेंडर बना लिया, तो ये क्या गया Q टोटल सरफेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस और अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल गिव यू द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। तो तुम निकाल, तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, तुम पॉइंट ले लोगे R2, तुम क्या ले लोगे पॉइंट R2, फिर सरफेस तुम निकाल लो। तो ये सिंपल हो गया, ध्यान से देखो। व्हाट इज दिस, अगेन इसको ध्यान से पढ़ना। अगर मुझे Q सरफेस निकालना है, मुझे क्या निकालना है, Q सरफेस, फॉर्मूला मुझे अच्छे से बताया सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, है ना, यही तो है ना। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया, तो मेरे बच्चे ध्यान से, ये 2 पाई r होता है सरकमफरेंस, 2 पाई r होता है, और मेरा जो सिलेंडर है वो इस तरीके से, इसकी लंबाई कितनी है L। तो अगर मुझे ये सिर्फ सरफेस चाहिए तो 2 पाई r को L टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरा ये बाहर वाला सरफेस नहीं मिल जाएगा, क्योंकि 2 पाई r क्या होता है, सिर्फ रिंग का बाहर वाला लेता है हिस्सा, पाई आर स्क्वायर लेंगे तो पूरा रिंग ले लेगा, हमें सिर्फ बाहर बाहर चाहिए ना, तो हमने 2 पाई आर इसीलिए लिया, उसको L से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रखते रखते बनाऊंगा तो सिलेंडर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये एरिया लिखा हुआ है। और ध्यान से देखो, बार बार वही बोल रहा था मैं, आर कौन सा लेंगे, जो भी हमारा रेडियस है बाहर वाला, तो 2 पाई आर इंटू सिग्मा किया तो टोटल क्यू मिल गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर वही वाला एरिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई डॉट ए होता है फ्लक्स, जाके पढ़ लो थोड़ा सा, ई डॉट ए होता है फ्लक्स, तो ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से यहाँ कट जाना है, फिर से वहीं पहुंच गए सिग्मा अपॉन, और यही आना भी चाहिए था, सिग्मा अपॉन, वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, E1 E2 करके। तो इससे भी मैंने प्रूफ कर दिया, ये हम लोग को एक ही बार पढ़ना होता है, वंस यू गेट द नॉलेज, की फर्क ही नहीं पड़ा, E1 E2 करके हम फिर से वहीं पहुंच गए, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग सेम चार्ज, दोनों के पास चार्ज सेम है, उनके एरिया पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। यही समझाना चाह रहा था कि इकबाल और नकुल का शेप और साइज से मैटर ही नहीं करता, अगर इनके ऊपर चार्ज इक्वल अपोजिट है, इनके बीच में कुछ दूरी फिक्स्ड है, तो ये दोनों हमेशा कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। इट डजंट मैटर कि आपका अंदर वाला जो आपका सिलेंडर है उसका एरिया कम है और बाहर वाले का ज्यादा है, इफेक्ट नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम। अब इसी चीज को जब हम आगे बढ़ाते हैं, फिर से हम C इज इक्वल टू यहीं पहुंचना है हमको घूम फिर के, तो हम करके आ रहे हैं। व्हाट इज दिस, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है E डॉट डी आर वाला, तो V इज इक्वल टू दिस इज ना, V इज इक्वल टू व्हाट, E डॉट डी आर, और फिर ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ शुरू कर रहे हैं अपन, R1 से R2, है ना। तो अब ये माइनस साइन लगाने से लिमिट पलट जाती है, जब माइनस लगाते हैं, ओहो याद ही नहीं है यार, ये होता था यार, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं मेरे भाई, ये होता है पोजीशन वाइज, दिस इज वेक्टर बट दिस इज स्केलर,
तो अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्केलर कैसे आएगा, ये स्केलर तभी आएगा जब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो इस तरीके से कि ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाए, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा भाई तूने तो 11th में, चैप्टर मोशन इन प्लेन। अब यहां से तेरी बत्ती गुल हो रही है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएगा, निगेटिव इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे निगेटिव मल्टीप्लाई करेगा लिमिट तेरी बदल जाएगी, कहाँ हो जाएगी ये R2 से, है ना, माइनस साइन है ना तेरा, तो R2 से R1 नहीं, फिर भी नहीं आता है तो थोड़ा सा ये समझ लो इसी तरीके से लिखना है। ठीक, फिर अब जाकर के ये माइनस साइन के बारे में मैंने बताया, पोटेंशियल के बारे में तुमने पढ़ा भी होगा, तो तुम्हें पहले से पता होगा कि हम इन्फिनिटी से लेकर के आते थे एक पॉइंट तक, तभी यहाँ जो है हम R1 से R2 नहीं कहते कभी भी, क्योंकि हम तो इन्फिनिटी से R1 तक आ रहे होंगे ना, उल्टा आ रहे होंगे, तो इसीलिए लिमिट हमेशा R2 से R1 लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ से नहीं आ रहा होगा, आई नो, कोई बात नहीं, ठीक है, वेट करो आएगा। फिर ये हो गया, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू पीछे हमने पढ़ाया हुआ है, उठा के पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लॉग, क्या जाएगा लॉग, ये ln जो होता है होता है लॉग बेस ई, क्या होता है, ठीक है, तो यहां से जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा वो इन टर्म्स ऑफ लॉग आएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा R1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, ये सारे फॉर्मूले याद रखो। द E बिकम्स बिटवीन दिस, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में, है ना, क्या हो जाएगा सिग्मा R1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, वही वैल्यू यहाँ पुट की गई है, वही वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। ठीक है, तो हम डेरिवेशंस पे इतना अपना माथा पच्ची नहीं करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स दिस फॉर्मूला ओनली। द कैपेसिटेंस बिकम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग बेस C R2 अपॉन R1, R2 क्या है बड़ा वाला रेडियस, R1 क्या है छोटा वाला रेडियस, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, ये वैल्यू फॉर्मूला यूज कर नोट कर लो, ये हेडिंग नोट कर लो, इतना कर लो। अब देखो ध्यान से, मैं ये आखिरी बार, जैसे कोई भी एक बच्चा बहुत ही पढ़ाकू अच्छा बच्चा है इस क्लास में, उसके लिए मैं ये बता दूं, एक बार बता देता हूँ कौन सा टॉपिक उसको पढ़ने से तुरंत डेरिवेशन आ जाएगा, मतलब किसी को डेरिवेशन नहीं करना तो एकदम खुश रहे, आप एकदम सेफ हैं। जिसको करना है डेरिवेशन, मतलब इसको अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेने हैं एग्जाम में, एक ही टॉपिक पढ़ना जाके नोट्स में, आउटसाइड कंडक्टर, जब हम लोग चार्ज कंडक्टर होते थे उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो सिग्मा R अपॉन L, ये R क्या होता है, इसका रेडियस होता था, यहाँ बताया मैंने, और मैंने यहाँ कुछ भी नहीं करा हुआ है, मैंने सिर्फ यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। सिग्मा R1, व्हाट इज द R1, रेडियस ऑफ द जो है ना, और क्योंकि अब सिर्फ इसकी बात हो रही थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा तेरा x, समझ में आ रहा है।
इस तरीके से हमने बस ये वैल्यू पुट करी है, बाकी सारा सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जितना आप मेहनत करो घर पे जाके, ये सब ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार कर चुके हो, नहीं भी घर पे खुद से भी करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। अब आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार्ज किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। जब मान लो दो चार्ज कंडक्टर हैं, उनको ज्वाइन कर दें एक साथ, क्या कर दें, उनको ज्वाइन कर दिया जाए एक साथ, तो चार्ज बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। तो क्या होगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा, है ना, फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। ठीक है, या फिर याद रखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कब तक होगा, अंटिल वर्ड यूज करा गया है, बता रहे कब तक, जब तक दोनों कंडक्टर का एक कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए, यानी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 ना हो जाए। ठीक है, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। जानबूझ करके अगर आप नोटिस करें, क्योंकि हम रट के बैठे हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव लो होता है, तो हम इसलिए रट के बैठे हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव रहा होगा एक तरफ नेगेटिव रहा होगा। तो इस मिथ को खत्म करने के लिए दोनों पर पॉजिटिव दिखाया गया है, ताकि आप ये भी समझ लीजिए कि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा। कभी अगर ऐसे समझ लीजिए कि दोनों के पास +2 कूलम और +5 कूलम चार्ज हैं, ये दो अलग अलग आपके कंडक्टर्स हैं, तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। जिसके पास चार्ज ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, जिसके पास चार्ज कम उसके पास। अब इसमें एक और मिथ होता है कि सर इसका मतलब है कि दोनों में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके का, दोनों पे बराबर चार्ज रहेंगे। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। इसमें खेल होता है, सारा खेल V का होता है, सारा खेल, ये सारे मिथ हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोच रहा होगा कि सर हमारे पास 2 था उसका 5 था, तो हम इतना चार्ज ले लेंगे कि हमारे पास भी चार्ज बराबर हो जाए। हम उसको सिंपल भाषा में सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि यहां पर पोटेंशियल मैटर करता है। हमें सिर्फ उतना ही चार्ज चाहिए जितने से क्या हो, मेरा जो करंट पोटेंशियल है और सामने वाले का जो पोटेंशियल है उसमें गैप 0 हो जाए। मतलब मेरे पास भी 2 वोल्ट हो जाए, उसके पास भी 2 वोल्ट हो जाए, ताकि 2 - 2 0 हो जाए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मैंने 1 कूलम चार्ज लेकर के अचीव कर लिया या मुझे और चार्ज की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये ऐसे न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं। यहां देखो लिखा भी गया है, इसीलिए यहां क्या लिखा है देखो कि पहले पे चार्ज क्या है मेरे भाई, Q1 V1, मतलब Q1 चार्ज, उसकी कैपेसिटी C1 और उसका पोटेंशियल V1। इस पे कितना है, Q2 चार्ज, C2 उसकी कैपेसिटी। और अब यहां देख रहे हो कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया, हमने इन दोनों को। अब क्या हो रहा होगा, अगर मान लीजिए इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चार्ज कहां से फ्लो होगा, Q1 से Q2 की तरफ चार्ज फ्लो होगा। मैं Q1 Q2 क्यों लिख रहा हूं भाई, कि मैं दिखाना चाह रहा हूं किसके पास चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। यहां से कुछ चार्ज जा रहा होगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल। और अभी आप अगर आप देख रहे होंगे, ये लिखने के पश्चात भी हमने यहाँ Q1 डैश लिखा है और यहाँ Q2, जो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं या इनकी वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। और इनकी कैपेसिटी देखो अभी भी सेम है। कैपेसिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग, वो एक कांस्टेंट पैरामीटर है क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो होते ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो Q फाइनल क्या हो जाएगा, द फाइनल चार्ज विल बी C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, इनिशियल क्या था, Q1 प्लस Q2। तो Q इनिशियल करेंगे तो C1 V1, कैसे कर रहा हूं ये सारा भाई, ये बेसिक फॉर्मूला है, Q बराबर C1। तो अगर बेटा इधर आते हैं नकुल, तो यहां पर अगर C1 का लिखूंगा मैं, तो C1 V1 ही तो Q1 है। ठीक है, और यहां पर C2। ठीक है, अब इधर देखना क्या, Q1 डैश तो C1 V है और Q2 डैश तो C2 V है। ध्यान से देखना, V कॉमन आ गया। अब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 डैश प्लस
तो बेटा ध्यान से देखना, C1 प्लस C2 और V कॉमन ले लूं मैं, है ना? तो V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 और V को क्या कर लिया, कॉमन। तो यही तो लिखा है, कुछ भी नया नहीं होता है, बस हम लोग देखते नहीं है ध्यान से। तो यहां पर ये बात यहां पर दोबारा लिख दी, समझ में आ रहा है? अब इनिशियल फाइनल सब टाइम वेस्ट है। यहां आओ, किसी ने मुझसे, जिसने भी मुझसे पढ़ा है, थोड़ा भी मेरी बात क्लास में सुनी होगी, तो मैंने हमेशा बोला है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैंने वर्ड यूज किए हैं, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है, कोई चार्ज को पैदा नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ चार्ज है, तुम मुझसे ले लोगे, तुम्हारे पास कुछ चार्ज होगा, तुमसे ले लूंगा, हम दोनों के पास नहीं है तो सराउंडिंग से ले लूंगा। इंडक्शन हो गया ना? तो मैं मान लो किसी से, मतलब ऐसा किसी कोई खड़ा जाकर छू दिया, तो चार्ज ले लिया मैंने। यानी कुछ भी होगा, चार्ज सिर्फ और सिर्फ हम कांस्टेंट ही है, उसकी जो क्वांटिटी वो फिक्स्ड है, बस वो ट्रांसफर होती रहती है। यानी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, राइट? इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यही तो हो सकता है। इसीलिए एक सिस्टम में अगर 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो सिस्टम के पार्ट 2 लोग अगर हुए तो एक दूसरे में चार्ज का आदान प्रदान करने से हो सकता है किसी पे ज्यादा चार्ज हो जाए, किसी पे कम चार्ज हो जाए। ले जाओ, रुको, मेरा कैमरा नहीं लाना, ठीक है? तो लेकिन द टोटल चार्ज इनिशियली विल बी टोटल चार्ज, यही तो होगा। इनिशियली इनके पास 2 कूलम, उनके पास 4 कूलम, फिर उनसे इन्होंने 1 कूलम ले लिया, इनके पास 3 कूलम, इनके पास 3 कूलम, लेकिन टोटल तो अभी भी 6 ही आ रहा है। पहले 4 + 2 6 आ रहा था, अब 3 + 3 6 आ रहा है। तो यानी कि ये तो रिमेन्स कांस्टेंट, ये सबको क्लियर हो गया। मैं इसी पर आधारित है ये सब कुछ। तो ये मैंने फाइनल का निकाला और ये मैंने कहा इन दोनों को बराबर कर दूंगा, टोटल तो सेम ही आएगा ना। तो बेटा इस तरीके से जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बना लिया मैंने कहा C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2 कर दो, तुमको वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर ये कॉमन चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल या कॉमन वोल्टेज। अगर कोई तुमसे पूछता है कि मैंने एक स्फीयर लिया, उस पर 2 कूलम का चार्ज है, मैंने दूसरा स्फीयर लिया, उस पर 4 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर C1 वैल्यू है, यहाँ C2 वैल्यू है, मुझे बताओ अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना होगा? तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, और उनका इनिशियल पोटेंशियल भी तुमको V1 V2 पता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है एक्चुअल तुम्हारा यूज केस, ठीक? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर किसी ने कह दिया अब कि नहीं मुझे न्यू चार्ज बताइए, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, Q1 + Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash, the ratio becomes what? फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए। हम अगर इसका Q1 डैश यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल V आ जाएगा तो V कट गया, है ना? तो यानी Q1 अपॉन Q डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर C का फॉर्मूला याद है 4πε0 R, ठीक? तो C1 क्या हो जाएगा? उसका रेडियस R1 रहा होगा, इसका रेडियस, अब देखो एक नया रिलेशन आ गया, R1 अपॉन, यानी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो अगर हम चाहें इसका यूज क्या कर सकते हैं, तो Q2 डैश अगर हमें बनाना हो और हम टोटल चार्ज को Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? Q। तो हम Q की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो हमें Q1 Q2 तो ज्ञात है ना, तो उसका फिर से हम एलसीएम के टर्म में सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट व्हाट? Q2 डैश इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि न्यू चार्ज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? Q इंटू Q इज द टोटल चार्ज, है ना? टोटल चार्ज R2 अपॉन R1 + R2। याद रखना हम कौन से वाले चार्ज की बात कर रहे हैं, फिर हम सेकेंड वाली बात करते हैं। फर्स्ट में क्या जाएगा? R1 अपॉन R1 प्लस, समझ गए? तो ये है तुम्हारे स्पेशल फॉर्मूले, जिसमें आपसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कह देंगे यार 2 अलग अलग स्फीयर हैं या कोई भी कंडक्टर हैं, उनका रेडियस ये है, उनमें चार्ज Q1 Q2 है, उनका पोटेंशियल V1 V2 है, उनको कनेक्ट कर दिया, तो मुझे बताओ नए चार्ज जब उनको दोबारा से अलग करेंगे तो कितना होगा? तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम फटाफट आंसर निकाल दो, ठीक है?
एनर्जी का लॉस, ये तो बड़ा ही आसान है। तो आपको पता है कि जितना भी वर्क होता है उसका आधा ही स्टोर हो पाता है, ये सब तो रट गए हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2। अच्छा, बाद में पोटेंशियल कॉमन हो गया तो भैया अब इसमें से V1 और V2 की वैल्यू बराबर हो जाए तो V स्क्वायर बन के कॉमन आ जाएगा। तो ये तो अब अगर हम क्या कर दे, V का फॉर्मूला जो हमने पीछे बनाया था, ये बनाया था, इसको पुट कर दें अगर हम लोग, तो यह आ जाएगा C1V1 इंटू प्लस C2V2 अपॉन सी इसका होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस, तुमसे कोई कहेगा कितना लॉस हुआ, तुम करोगे क्या, इनिशियल माइनस लॉस का। लॉस का मतलब होता है घट जाना, मेरे पास जो भी ऊर्जा थी उससे घटेगी। जब घटेगी तो मेरा इनिशियल पहले वाली ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद वाली कम होगी, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल करूंगा ना, ताकि मेरी वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, तुमको कुछ ना कुछ लॉस की वैल्यू, यानी ये दोनों फॉर्मूले को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर, तो कभी भी इसको देख के डरना नहीं, आपको अलग अलग सॉल्व करना है। ये जितना कठिन दिख रहा है उतना ही आसान हो जाएगा जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे। जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे, पहली बात तो नेवर स्क्वायर इट, ये तो तुम्हें जितना बड़ा दिख रहा है ना, तुम इसको ऐसे सॉल्व ही नहीं करोगे। तुम्हें जितना बड़ा दिख रहा है ये, उतना ही छोटा कैसे बनाता हूं। सबसे पहले तुम यार कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। अब एक वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्या उसका स्क्वायर करना कठिन होता है क्या, नंबर आ गया ना। तो अगर आप एक बार में करने की कोशिश करेंगे कि मैं ये फॉर्मूला रट लेता हूं और मैं एक साथ सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग फ्यूज जाएगा। तरीका क्या होता है कि ये पूरे टर्म्स को टुकड़ों में अलग अलग सॉल्व करिए, फिर उसको वैल्यू आखिरी में शॉर्ट करके पुट करिए, तब जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। एक साथ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी लॉस व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय ए कंडक्टिंग वायर, द चार्जेस स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन द चार्ज फ्लो दे कोलाइड व्हेन द एटम्स ऑफ द मटेरियल, ये सबको पता है जब चार्ज फ्लो करता है तो कोलिजन होता है, कोलिजन के कारण ही कुछ लॉस हो जाता है, ठीक। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा। अरे अंदर निगेटिव होगा तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाना है। C1 C2 ये तो हमेशा कैपेसिटी है पॉजिटिव, 2 इंटू C1 प्लस C2 ये भी हमेशा पॉजिटिव, यानी हमेशा याद रखो UI हमेशा ज्यादा रहेगा, UF हमेशा कम रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा आपका पॉजिटिव, यानी डिफरेंस जो आएगा UI माइनस UF का हमेशा, तो ये इम्पॉसिबल है कि बाद वाली एनर्जी ज्यादा हो सके, हमेशा पहले वाली एनर्जी ही, क्योंकि लॉस है ना, तो लॉस में हमेशा घटता है। एनर्जी इज लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है। और ये उसका वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, जो तुम मत करना, कभी मत करना। तुम्हें बस सिंपल सिंपल बातें याद रखना है, UI कैसे निकालते हैं, UF कैसे निकालते हैं, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सब रटने की कोई चीज नहीं है। हम बस वैल्यू एग्जाम में पुट करेंगे और खुद ही आंसर आ जाएगा, स्पेशल कोई फॉर्मूला ये है नहीं। तुम्हें बस याद रखना है कि लॉस का मतलब हुआ इनिशियल माइनस फाइनल, UI हमने निकाल ली, UF हमने निकाल ली, बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, चलो ये करके दिखाओ। अब यहाँ पर दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, दोनों की कैपेसिटी दी गई है, SI यूनिट दिया गया है कि नहीं, फैरेड क्या होता है, SI यूनिट होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तुम ट्रीट करोगे सिर्फ वैल्यू की तरह। तुम्हारा C1 कितना है, 10, C2 कितना है, 100, और Q कितना दिया गया है, 100। अब कह रहे हैं गिवन चार्ज ईच, मतलब दोनों पर 100 कूलम है, यानी Q1 Q2 बराबर हैं, ठीक है। दे आर देन लिंक्ड टुगेदर विद कंडक्टिंग वायर, तो उनको क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कॉमन वोल्टेज और उनके बीच में लॉस इन एनर्जी, दो चीज निकालनी है। एक तो हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है और हमें निकालना है UI माइनस, चलो अब दिख जाएगा कितने लोगों को आया, दिमाग लगाओ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या भाई ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो इतना बेकार क्वेश्चन है ये कि हमें V1 V2 भी नहीं दिया गया है, Q1 Q2 सेम कर दिया, तो V1 V2 तो सेम ही रहा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये सोचना भी मत, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, C इज इक्वल टू QV होता है।
कुछ भी मैं बोलूंगा हाँ 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 बोलते रहते हैं सब। अरे बाबा तुमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, है ना? क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू, है ना बेटा? तुम सब ने करा था। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाना है बताओ? C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। हमारे पास क्या नहीं पता, हमें C पता है, हमें चार्ज भी होता है, हमें क्या निकालना है? V। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? Q1 अपॉन C1। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉमन पोटेंशियल में V1 V2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात अलग है कि Q1 दोनों में सेम है ना? और यहां क्या जाएगा? Q2 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 अपॉन, ये आ गया 1 और ये देखो आ गया 10। देख रहे हो? तुम लोग सोच रहे थे कि सेम है। V1 आ गया 10 वोल्ट और V2 कितना आ गया? अब बताओ चार्ज ट्रांसफर कैसे नहीं होगा? मैंने बोला था ना चार्ज फर्क नहीं पड़ता। ये जो मिथ था दिमाग में, प्रूफ कर दिया मैंने कि आप अगर सोच रहे हो कि दोनों पे चार्ज बराबर होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ये प्रूफ हो गया कि आप गलत हो। ठीक है, तो यहां पर अब यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, हमेशा हायर पोटेंशियल बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। ठीक है, कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। उसका फॉर्मूला क्या है? सी लिखो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना? बस ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है। लिख लिया? अब इसको यूज करेंगे, क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस, अब आपने सारी वैल्यूज निकालने का फायदा देखिए। C1 कितना था बेटा? 10। V1 कितना था? 10। C2 कितना था? 100। और ये कितना है? 1। C1 C2 कितना है? 110, है ना? 100 प्लस 10 110 होता है ना? ये कितना आ गया? 100 100 कितना आ गया? 200। कितना आ गया बेटा? अब निकाल लो यार आंसर। ये तो रेशियो में भी छोड़ सकते हो। अरे ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया क्वेश्चन, लेकिन तुम सॉल्व करोगे। लेकिन तुम सॉल्व, ये तो फंस गया। तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें क्या सॉल्व करना है? तुम्हें निकालना है ये, एक तो निकल गया 20/11 आ गया ना। दूसरा निकालना है UI माइनस UF। इसका फॉर्मूला दिखा दें तो UI निकालना सबको आता होगा। UI तो निकाल लोगे 1/2 C1V1 प्लस C2V2, है ना? स्क्वायर करना था ना, C1 दिखा देता हूँ, C1V1 स्क्वायर प्लस C2। और मैंने कहा था अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, तो आप इतना करिए मेरे लिए, आप UI निकालिए, C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2। पहले आप UI निकालिए। पहला आ गया 500 प्लस C2 100 है ना, 100 गुणे 1 50, 550 आ रहा है। 550 आ रहा है मेरा तो, देखो। तुम्हें आया? तुम्हें आया? दिखाओ क्या किया, खुद से करो। ये तुमने किया तो ये करो खुद से। ये क्या बताओ क्या किया तुमने यहाँ? 100 और ये 100 है, कितना होगा? 200। ये 110 आ गया। ये तुम्हारा पहला वाला आया, देखो यहाँ लिखा है, दिख रहा है? आ गया ना तुम्हारा। अब दूसरा वाला करो। दूसरा वाले फॉर्मूला क्या होगा? हमें क्या निकालना होगा? हमें पहले UI निकालना होगा, फिर UF निकालना होगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो UI का फॉर्मूला ये लिखा है मैंने, तो वैल्यू निकाल के दिखाओ। देखो C1 कितना है देख के बताओ, ऊपर 10, और V1 कितना है? 10। 100 हो गया, 10 10 जा 100 होता है। 100 इंटू 10 क्या करेंगे? 1000 अपॉन 2, 500 हो गया। अब इधर आओ, C2 कितना? 100 और V2 कितना? 1। तो ये 100 अपॉन 250 हो गया। 500 प्लस 50 कितना आ गया? 550। ठीक, अब UF निकालो। अब UF निकालो।
EF का फॉर्मूला उठा लो, ये था, ये तो और आसान हो गया, C1V1 प्लस C2V2, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 100 प्लस 100 200, पीछे किया था अभी, अरे ये 200 है बेटा। C1V1 देखो ना, 10 10 100 और 100 इंटू 1 करो, वैल्यू पुट, ये फॉर्मूला लिखो पहले, ये फॉर्मूला लिखो, सब लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले। फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यू पुट करो। सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए मैं करवा रहा हूं। C1 कितना है 10, V1 कितना है देखो 10, 10 का स्क्वायर 100, है ना। तो अब यहाँ C1V1 पुट करना था, लेकिन इस वाले में फॉर्मूला बताओ मुझे, 1/2 C1V1 का, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, है ना, 1/2, नीचे क्या था C1 प्लस C2, ये तो 110 हो गया, यहाँ था C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, यानी अंदर करके स्क्वायर ही तो करना है। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, 1/2 और नीचे 1/110, ये आ जाएगा देखो 10 10 100, और ये देखो 100 इंटू 1, ये भी तो 100 ही आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 जीरो था तो 2 जीरो और लग गया, और क्या हो गया, 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर क्या होगा, है गलत नहीं है भाई, सही है ये, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, है ना, तो सही है वो, गलत कुछ भी नहीं है। तो जो कट सकता है वो काट दो, जो नहीं कट सकता उसको छोड़ दो, है ना। कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻³ अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर डालो, आंसर आ जाएगा। थ्री 368 आ तो रहा है, 368 आ रहा है एग्जैक्ट। आप उसको 2000/11 करके छोड़ देना, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये 550 इंटू 11 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आएगा 2000, जब आप सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटेड 268 368, ठीक है, ये देखो अप्रोक्सीमेटली आया ना। हम इससे नहीं कर रहे हैं, हम अपना वाला कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्विकली करना है। मैं करके दिखा देता हूं, मैं यही कर देता हूँ रफली। इधर था 550, है ना, ये मेरा UI था, मेरा UF आया था 2000/11, मत करो डिवाइड, ठीक है। अब इधर आओ, तुम्हें करना है UI माइनस UF, ठीक बेटा। अब यहां ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 550 इंटू 11 माइनस, ठीक, और नीचे क्या जाएगा 11, मल्टीप्लाई करो इसको, अरे जीरो हटा के 55 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर जीरो लगा लेना, यह जाएगा 6050 माइनस 2000/11, यह जाएगा 4050 डिवाइड बाई 11। अब इसको डिवाइड कर लो यार, 3 जा गया 33, 7 आ गया 75, 6 जा लेके चले जाओ, फिर 8 जा लेके चले जाओ, करके देख लो, हो जाएगा 90 आ जाएगा ना, आ तो गया, देखो एकदम आ गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। जब हम ये ले जाएंगे 7 75 हो जाएगा,
और 6 जा 66 हो जाएगा, और 77 में 1 कम था, 9 बचेगा, 9 और 0 क्या हो जाएगा 90, और 8 जा ले जाएंगे तो 88 आ रहा है, 368 आया कि नहीं आया, पॉइंट में छोड़ दो ऐसे ही, अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 360। इस तरीके से करना था, मतलब बहुत टाइम लग गया तुम लोग करने में, इतना कठिन था भी नहीं। चलो सीरीज पहले पढ़ो, और टाइम ज्यादा ले लिया तुम लोग ने, तुम कुछ कर पाए? हाँ तुम 6050 तो लिख दिए, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब जाने का रास्ता सिंगल हो तो फिर सीरीज, जाने के रास्ते यानी एक तो पैरेलल। तो मतलब अगर देखो ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे जाना है तो C1 से होकर के ही C2 पर पहुंच सकते हैं, तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो क्या कह दूंगा ये सीरीज। जब मुझे ए से बी जाना था, मेरे पास अब दो ऑप्शन था, या तो मैं C1 से जाऊं या तो मेरे पास जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो इसका मतलब मल्टीपल पाथवेज होंगे या मल्टीपल ब्रांचेज होगी बेटा, तो वो पैरेलल, वेरी सिंपल ना। तो हमें ये ऑलरेडी आता है व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C2। अब इसको जरा समझेंगे। अभी सेल में जब पढ़ाया था, अब मैं कुछ रिवीजन कराऊंगा। रेजिस्टेंस पढ़ाया था, मैंने कहा सीरीज का फॉर्मूला R1 R2 R1 प्लस R2 R3 कर लो, और सेल पढ़ाया तब भी मैंने कहा E1 प्लस E2। मतलब देखो सीरीज जो आपका रजिस्टर का था वही सेल में चला, लेकिन कैपेसिटर में जैसे उसका उल्टा चलता है, ठीक है। और यही चीज पावर में हुई थी, अगर तुम्हें याद हो पावर में सिखाया था मैंने। पावर में भी क्या होता है, जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो सीरीज में लगता है, और सीरीज वाला, तो यहां पर भी वही सीन होगा। जब भी सीरीज में ऐड करेंगे ना, तो अब थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत इस तरीके की है नहीं, तो वी कैन डिलीट इट। थोड़ी सफाई हो गई, ठीक है, इतना रहने दो। बहुत ही आसान है, तुम सबको समझ में आने वाला है बहुत ही जल्दी। तुम लोग बस मुझे एक ही फॉर्मूला बताना बार बार, ठीक है। कौन सा? C इज इक्वल टू Q अपॉन ना, और Q इज इक्वल टू CV, इतना याद रखो बस आप। सीरीज दिख गया बेटा? अच्छा बताओ, सब कैपेसिटर का वो पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? बताइए। मैंने ये स्विच बंद कर दी, मैंने ये स्विच बंद कर दी, यानी करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो भी यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है, ये सप्लायर हो गया, खाने वाले कितने, 1 2, तो कंज्यूमर हो गया, तो पोटेंशियल बटेगा कि नहीं बटेगा? याद आ रहा है सीरीज में भी ऐसा होता था। अब क्या करो, तुम मुझे V का फॉर्मूला बताओ, तो क्या जाएगा Q अपॉन वॉट बेटा, ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बता मुझे, जितना चार्ज जाएगा, चार्ज तो एक ही निकलेगा ना, सबके पास चार्ज वही पहुंचेगा, तो चार्ज किसी में अलग हो सकता है क्या? देखो सीरीज में ना करंट एक ही, ऐसे सोचा करो, करंट नहीं, अभी आगे चल के पता चलेगा कि जो करंट नहीं होता, उसमें मत पड़ो। तो तुम्हें जितना आता है, तो पता है इधर से एक ही चार्ज निकल रहा है, जो चार्ज निकलेगा वही वापस आना है ना, तो मेरे भाई सब पे चार्ज तो बराबर ही होगा, वही चार्ज यहाँ पहुंचेगा, वही यहाँ पहुंचेगा, वही यहाँ पहुंचेगा, वापस आ गया, यानी कि Q इज सेम। यानी आई कैन से Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू व्हाट ना। तो यानी आई कैन अगेन से V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, है ना, C3 है, ठीक है मेरे भाई। यानी सारा खेल तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज में हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये वैल्यू जरा इसमें एक काम करो, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 करके दिखाओ जरा, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो वो सिर्फ Q कट जाता है, तो बचेगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, यही तो बचेगा ना। तो व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज देन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। अब एक काम कर, जरा V वाले फॉर्मूले में पुट कर, तो V में अगर V का लिखूंगा, V इज द टोटल ना, तो टोटल के लिए टोटल जो आपका हो जाएगा चार्ज, और टोटल जो कैपेसिटेंस है उसमें तो हम तीनों का लेंगे ना, इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन अब Q कॉमन ले ले बेटा, जाएगा 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन, और ऐसे अगर n होते तो n, समझ गए? दिखा कि नहीं दिखा तुम्हें? तो सीरीज में लगेगा तो पैरेलल का काम करेगा फॉर्मूला, पैरेलल में लगेगा तो सीरीज का, वही प्रूफ कर देते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कर लो, तुम ये कर लो, और इसी के बाद ये कर लो, इसको ऐसे हटाओ, इसको लिख दो
दो के लिए, फॉर C1 एंड C2, C टोटल इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस, ठीक है, दो के लिए। चले भाई, ये सब तो बता दिया यार, बता दिया ना, क्वेश्चन कराएंगे अभी आके। अरे ये तो खत्म ही हो गया, चलो पहले ये करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर पहला पढ़ाएंगे। क्लास में बहुत टाइम है यार, अभी 20 मिनट है। ये क्वेश्चन जल्दी करो। तीन कैपेसिटर हैं, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। तीन कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा नहीं ना, बता दिए तो, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, ठीक भाई। और फिर कह रहे हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो कह रहे हैं कि बताओ भैया कि पहले C टोटल बताओ, फिर सबका अपना अपना V बताओ। क्या क्वेश्चन बेकार सा है, करो करो, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे क्या? अरे मुन्ना कुछ नहीं आता है तो यार ये तो कर लो यार, ऐसे मत किया करो। 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, आइडेंटिकल पैरेलल वाली ब्रांचेस पढ़ाई थी मैंने, n से डिवाइड कर दो तो C टोटल इज व्हाट, C अपॉन एलसीएम C आ गया, 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, उल्टा कर दो यार क्या। देखो एक तो ये और एक तो ये तो वैसे ही कट गए। अब आपको निकालना है V, सीरीज में V तो बटेगा ही ना, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन, क्योंकि वोल्टेज तो बटेगा, ठीक है। चलो अभी हम नई स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अरे यार अब तो इसको मुझे इसमें एक और चीज बतानी थी। अब थोड़ा सा ना इसमें हमने एक वर्ड को देखा नहीं, लाइटली ले लिया, इस पर मुझे फोकस कराना है। हम लोग ने ये बिल्कुल ठीक निकाला है, दैट इज C/3। अब किस पे ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब है कि अब इनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, सेम। और इस तरीके से, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की चीज थी। तो यहाँ पर जब तीनों का V लेंगे तो क्या जाएगा, V प्लस V कितना जाएगा, ब्रेक डाउन वर्ड ध्यान नहीं दिया, ब्रेक डाउन हो गया। तो फिर अब इनका पोटेंशियल V1 V2 V3 नहीं, अब इनका सेम, तो V कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ V। तो ये इसमें था, ठीक है। अभी हम नया स्टार्ट करेंगे। चलो यहां हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज हो गया, अभी पढ़ेंगे पैरेलल, ठीक है। तो जैसे सीरीज पढ़ा वैसे ही अब क्या करेंगे, पैरेलल में क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस होगी, कैपेसिटर्स को हम क्या लगा देंगे, देखो C1 C2 और C3, यहां से जाना है यहां को निकलना है। तो कितने रास्ते हैं भाई, 1 2 3, समझ में आया, पैरेलल। अच्छा तुम मुझे बताओ इस बार चार्ज सेम हो पाएगा क्या, 3 चार्ज हो गए ना, यहां से आया चार्ज, मान लो यहां आया 10 कूलम, यहां चला गया 2 कूलम, यहां चला गया 3 कूलम, और यहां चला गया 5 कूलम, टोटल क्या हो जाएगा, सम 10 ही रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों में चार्ज सेम हो। तो इस बार कभी भी ऐसा लिख सकता हूं क्या, पिछली बार याद है, पिछली बार तीनों में हमने लिखा था Q, इस बार हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू CV, ठीक। अच्छा चार्ज, टोटल चार्ज निकालना होगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा।
ठीक है, तो C अगर हमें टोटल निकालना होगा तो जरा उसका C का फॉर्मूला बनाओ जरा। तो C इज इक्वल टू क्या होगा भाई, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अच्छा मुझे ये बताओ, पैरेलल ब्रांचेज में V सेम होता है कि नहीं? V सेम होता है, पैरेलल ब्रांचेज में V सेम होता है, यानी अब क्या कॉमन है, दोनों सब में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल। तो ये अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन यहाँ पर लगेगी, यहाँ आ जाएगा सीरीज का, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर करना भी है तो आप जब करेंगे तो कॉमन वो कटे कैसे, मैं प्रूफ कर देता हूं। तो Q टोटल के लिए टोटल कैपेसिटेंस CT हो गया अपॉन पोटेंशियल विल बी सेम इज इक्वल टू C1 अपॉन V प्लस C2 अपॉन V प्लस, आप V कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, यहाँ सीरीज की तरह काम करेगा ये, ठीक है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज होता था वो। अब क्या कह रहे हैं, नोड ये KCL, इसमें अगर हम आपको सिखाना चाहें कि कैसे होगा, कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, कैपेसिटर देखो C1 C2 C3 और, तो सबका एक तरफ की प्लेट को मैंने एक जगह ला करके कनेक्ट कर दिया, तो यहां से क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज नोड या फिर जंक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा। तो इन नोड जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क द सम ऑफ चार्ज करंट इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज करंट लीविंग इट। तो केसीएल सबको याद है, अगर किसी को भूल रहा है तो उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, है ना। तो अगर I1 इज इनकमिंग एंड I2 एंड I3 इज, तो सम क्या होता था, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस, तो इसी तरीके से चार्ज ले लो। तो अगर इधर चार्ज क्या भाई, Q1 है इधर से आ रहा है और Q2 उधर को जा रहा है, तो इस तरीके से वही जैसे इसे लिखा है, चार्जेस हो या करंट हो, तो उनको एक तरीके से ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ देखो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस, तो इसमें देखो प्लेट की कलर कोडिंग करी है। अब तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान दोगे, येलो येलो ब्लू ब्लू, ताकि तुम्हें समझ में आए। तो यहां से Q1 आ रहा था, देखो येलो वाले क्या है, आपके डोनर हैं, क्या है डोनर, मतलब डोनेट कर रहे हैं, इधर से Q1 डोनेट हो रहा है, इधर से Q2 कहां पहुंच रहा है, A पर, फिर A से कहां जा रहा है, Q4 बन जा रहा है, और Q3 उसका एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा, यानी कि ये डोनेट होने के बाद यहां जाएगा कंज्यूमर के पास, ठीक। तो ये इनकमिंग हो गया और ये दोनों आउटगोइंग। तो इसी प्रकार से इनकमिंग का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो Q1 और Q2 इनकमिंग है, आ रहे हैं, और A से दूर कौन जा रहा है, Q3 और, तो Q1 प्लस Q2 ये भी क्या हो गया, KCL ही हुआ। समझ में आ रहा है? KCL में हम सोचते हैं करंट ही होगा, लेकिन करंट ही नहीं हमेशा होता है, चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि करंट का मतलब ही क्या होता है, तो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है ना। तो ये KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ही वो आधारित होता है, इसलिए हम इसको यहाँ कैपेसिटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवीएल पे आ जाओ, केवीएल में क्या होता है भाई, याद है वोल्टेज लॉ, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं, देखो यहाँ एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी यहाँ लगा दी, अब यहाँ पर एक कैपेसिटर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसका निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये अब हमने एक यहाँ लगा दिया, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान से देखो, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। तो अब कैसे मैं ये कैसे पहचान पाया, तो यहाँ पर देखो ये वाला टर्मिनल अगर लूंगा तो ये पॉजिटिव दे दूंगा, ये दूंगा तो नेगेटिव दे दूंगा। तो ये डिपेंड करता है लूप 1 और लूप 2, जब मैं इधर वाले में देखूंगा तो मैं इसको नेगेटिव बोल दूंगा। तो हमारे इसीलिए तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला आता था इक्वेशन, जिसमें कहते थे कौन जीत रहा है दोनों में से उसका चलेगा। तो नहीं याद है कोई बात नहीं, साइन कन्वेंशन मैं आपको रटवा रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। टू राइट द KVL इक्वेशन वी कैन गो अराउंड अ लूप और मेश द क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, एंटी क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा। तो इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजिंग डायरेक्शन पोटेंशियल इज रिटन एज नेगेटिव। क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर जा रहे हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो यहां से यहां जाएंगे तो मैंने क्या सिखाया था, नेगेटिव होता था कि नहीं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो मैंने सिखाया था कि हमेशा पॉजिटिव से निकलना, बैटरी के पॉजिटिव से निकलना। जब पॉजिटिव से निकलोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखो ये निगेटिव, या देखो पॉजिटिव से निगेटिव तो निगेटिव पोटेंशियल, साइन कन्वेंशन। अब देखो पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो हमेशा, ये मैंने सिखाया हुआ था, इसीलिए मैं ये सब इतना नहीं लिखवाता हूँ, क्योंकि जब आप एक ही चीज जानोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। हमेशा अपने को निकलना पॉजिटिव से, हमेशा लूप ऐसे बनाएंगे, देखो निकल रहा है ना पॉजिटिव से, यहाँ भी निकल रहा हो कि नहीं पॉजिटिव से, तो कभी गलत
नहीं होगा, ठीक है। इफ यू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये जाएगा प्लस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और कैपेसिटर इफ यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव, अब कैपेसिटर के लिए स्पेशल, अगर हम पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीजिंग। यहां क्या जाएगा, फिर से माइनस v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, रटा है सबने ना। सोचो अब निगेटिव से निकल रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन मैं कभी नहीं कहता ये, मैं कहता हूं हमेशा पॉजिटिव से निकलने की कोशिश करो। नहीं निकल पाए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, तो निगेटिव लगा देंगे। तो हमेशा याद रखिए जब हम ये पॉजिटिव प्लस क्यू से माइनस, मतलब इधर से जा रहे हैं और निगेटिव से निकल रहे हैं, तो हमेशा जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस, मान ले इसके अक्रॉस V1 है, ठीक है, तो तू क्या लिखेगा इसको, मैं अगर इसको लिखूंगा तो लिखूंगा माइनस ऑफ V1, समझ में आ रहा है। और अगर इसके अक्रॉस मान लीजिए यहाँ पर ये V2 है और मैं कहां से, निगेटिव से घुस रहा हूं और पॉजिटिव से, तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा प्लस का, समझ गए, इतना साइन कन्वेंशन है। तो यहां पर अगर हम एक लूप ले लें ABCDEFA, तो ये रहा ABCDEFA, तो मतलब ये बड़ा वाला चक्कर, हम इसकी बात नहीं करेंगे। याद रखना अगर लूप मैंने इतना बड़ा लिया तो मैं इस ब्रांच को देखूंगा भी नहीं, तब मेरे लिए ब्रांच यहां पर नहीं है, तो मैं यहां से चलूंगा और इधर से होते हुए वापस आऊंगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, हम कहां से जा रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं और निगेटिव से निकल रहे हैं। देखो ना, ए से चल रहा हूं, ये पॉजिटिव, ये तो ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, क्या लिखा है माइनस Q1 अपॉन C1, फिर माइनस Q2, कैसे, देखो मैंने कहा ना इसको नहीं देखूंगा मैं आगे चला गया, मैं यहाँ प्लस Q2 से घुस रहा हूं और माइनस से निकल रहा हूं, तो फिर से इसका Q2 अपॉन C2, ये फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला लिखा है, ये Q अपॉन C, ठीक है। तो Q2 अपॉन C2 माइनस में आया कि नहीं आया, फिर ध्यान से देखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे जाता हूं, तो मैं बार बता रहा हूं ये मतलब नहीं है इसका, जब आपने लूप ले लिया तो इस ब्रांच को आप भूल जाइए। फिर यहां से आ रहे हैं तो यहां पर निगेटिव से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, मैंने कहा था ना पॉजिटिव से निकलोगे तो प्लस, तो ये प्लस प्लस इज इक्वल टू, ये है तेरा KVL, ठीक है। तो KVL इसमें लगता है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो एनर्जी हमेशा इसमें भी कंजर्व्ड रहती है। ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सर्किट में आपको ये सब लिखना आना चाहिए। आपसे यही गुजारिश है कि जाइए घर पर इसकी नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी है, ये जितना आसान लग रहा है ना उतना ही कठिन भी है। ये स्टेप्स उनके लिए जिनको अभी भी कुछ नहीं आया, वो जा करके इसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने दिमाग में। व्हाट इज दिस, ये भैया यहाँ मिक्स्ड है, क्या कर दिया ये मिक्स्ड। मैं बिल्कुल इसका सहारा नहीं लेना सिखाता हूँ, ये मैं लिख के दिया हूँ इसलिए कि आपको नोट्स में रहे, लेकिन जो मैं मुझसे पढ़ रहा है उसको इसकी जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा पहले इसको निपटा लेगा। ये तो करोगे ना भाई, नहीं निपटाना था छोड़ दो। तुम भाई इसमें यहां से कोई करंट लोगे, तुम्हारा एक तो यही हो गया, एक बाहर की दुनिया हो गई। तो सबसे अच्छा तरीका है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आसानी से एक कैपेसिटर ऊपर मिल जाएगा, एक आपको नीचे मिल जाएगा। तो कह रहे हैं इमेजिनरी सेल ले लीजिए कोई, ए बी हमने कोई इमेजिनरी सेल लिया, ये इसने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए चार्ज को डिफरेंट ब्रांचेस में, वही फला दिमाग खराब, यहाँ से आप जाएगा, यहाँ पहुंचा Q, यहाँ से चला गया Q1, यहाँ मतलब सब पता है आप लोगों को, है ना। तो उसका टोटल चार्ज तो अभी भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, तो यहाँ पे एक लूप ले लीजिए, हमने चूज कर लिया मान लीजिए ग्रीन लूप, ग्रीन दिख रहा है, मैंने कहा था ना ये अंदर की दुनिया है और ये बाहर की दुनिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, फिर से जो सिखाया था, अब देखो यहाँ अप्लाई करते हैं, चलो तुम थोड़ा देखना ट्राई करना, ठीक है। तो मान लिया मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये तेरा हो गया V1, ये तेरा हो गया V2, और यहाँ पर इसको ले लेते हैं V3, है ना बेटा। अब देख तेरे लिए मैं लिख देता हूँ V1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो चार्ज है अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज कितना है Q1 और कैपेसिटेंस है, मैं तुझसे बस पूछूंगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बस ये बताइए हो, ठीक। फिर V2 भी क्या हो जाएगा Q2 अपॉन C2, V3 हो जाएगा तेरा Q3 अपॉन, ठीक। अब बस साइन कन्वेंशन, अपन कहां से चल रहे हैं, अपन ये चल रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए, समझ गए। तो हम यहाँ पर पहले पॉजिटिव प्लेट पड़ रही है, फिर निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताना कि अगर मैं ये लूप लेके चलता हूं, ठीक है,
तो जो मेरा पहला वाला पोटेंशियल आएगा V1 वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव कैसे होगा? अब ध्यान से, हम पॉजिटिव से इंटर कर रहे हैं, निगेटिव से निकल रहे हैं, निकलते टाइम वाला साइन देखा जाता है, तो निकल किससे रहो? निगेटिव से ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगला वाला बताओ। अब यहां से तुम फिर से पॉजिटिव से इंटर कर रहे हो, किससे निकल रहे हो? निगेटिव से, तो क्या आ जाएगा आंसर? V2। हाँ, अब देखो पकड़ लिया ना। अब लेकिन ये देखना, यहाँ पर आगे आओगे और यहाँ पर देखना, इस ग्रीन को मत देखो, ये जो मैंने बनाया है, तुम निगेटिव से एंटर कर रहे हो, किससे निकल रहे हो? तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दिखा? ये आ गया केवीएल का इक्वेशन इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, इतना ही तो है। फाइंड चार्जेस इन ईच कैपेसिटर, सब में चार्ज निकालना है। चूज वन क्लोज पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो अब यहां से कर लीजिए, लूप ले लीजिए, रेड वाला है ना, जो ये नीचे बना हुआ है, नीचे। अब आप एक ही लूप लेंगे, मैंने फिर से बोला ना, लूप तुम्हारे हाथ में है, तुम यहां से ले रहे हो, तुमने इसको छोड़ दिया, ऊपर से चले गए, तो ऊपर वाले ले लो। ठीक है, तो अब यहां से देखो, तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर फिर से डेल्टा वी, देन फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? सी इक्विवेलेंट अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्योंकि बैटरी तो क्यू ही चार्ज देगी, तो यहां पर जो डेल्टा वी आएगा वो फिर से, अब हमने सिर्फ यही दो लिया ना लूप में अपने, इसको तो लिया नहीं, तो बस हम इसकी बात करेंगे ना। तो हम पॉजिटिव से जा रहे हैं, निगेटिव से निकल रहे हैं, ये दोनों निगेटिव हुए कि नहीं हुए? है ना? इज इक्वल टू व्हाट? इसका जो v आ रहा है ना, तो अब पैरेलल ब्रांच में देखो ये क्या जगह, q अपॉन अपॉन सी इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है इस पर, इसमें मेहनत करेंगे तो ये समझ में आएगा, लेकिन मैं कहता हूं न्यूमेरिकल लगाओ, वहां से दिमाग लगाओ, उल्टा पढ़ो, इसको इधर से पढ़ते रहते थक जाओगे, कोई स्टेप स्टेप पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता। अब ये करवा देंगे, ठीक है, अभी करवा देंगे, टीवी करवा देंगे, सब करवा देंगे, कोई टॉपिक देख लें, कुछ है ही नहीं। चलो हटाओ, सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, इस सोल्यूशन को हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रुको, सोल्यूशन निपटा दो जरा। चल भाई, चलो ये करो। ठीक है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? C1, जिस पे चार्ज कर दिया V तक। अब देखो यही है, हम कह रहे हैं ना, उसकी जो हम वो जो नोट्स होती है वो सिर्फ आप लोगों के लिए रटवाने के लिए, लेकिन इतने कमजोर तो है भी नहीं। क्लास में जो चीजें करी हैं सिर्फ वही फॉलो करो, साइन कन्वेंशन रटोगे और इक्वेशन लिखो, फिर जो होगा वही देखेंगे। कैपेसिटर C1 है, चार्ज कर दिया V तक, C1 कैपेसिटेंस है और V तक चार्ज कर दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कनेक्ट कर दिया अनचार्ज कैपेसिटर से। अब इसको हम यहां से बैटरी को हटा रहे हैं। याद है ये क्या करता था? इस पर चार्ज ट्रांसफर करता था, जिससे कि चार्ज इसमें स्टोर हो जाता था। अब ये चार्ज हो गया, ठीक। अब इसमें मतलब इसका पोटेंशियल देखो, वर्ड चार्ज बोल दिया ना, तो चार्ज का मतलब कि चार्ज ट्रांसफर अब नहीं हो रहा। वो कब नहीं होगा? अभी पढ़ के आओ, कॉमन पोटेंशियल, यानी जब बैटरी का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि अब इसको रखें या ना रखें, इस पे तो फिक्स हो गया पोटेंशियल, राइट। तो इसको मैंने हटा दिया। अब इसके पास उतनी ही कैपेसिटी जितनी बैटरी की कैपेसिटी थी, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बैटरी की तरह चार्ज को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा, एक दूसरा कैपेसिटर ले आया जिसके पास लो पोटेंशियल था, मतलब वो चार्ज नहीं है, उसको जोड़ दूंगा तो अब क्या करेगा? अब ये खुद ही चार्ज देने लगा। लो बेटा मैं दे दे रहा हूँ, मेरे को बहुत है ना। तो कब तक होगा? जब तक इन दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहे हैं भैया एक अनचार्ज कैपेसिटी कितनी है? C2। अब इसकी कैपेसिटी कितनी भैया? C2 कैपेसिटी है। तो कह रहे बताओ फाइनल पोटेंशियल कितना होगा उनके बीच में? तो वही वाला कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है, फिर से तुम यूज करो, है ना, सॉल्व करो। आज तो तुम लोग बहुत पढ़ लिए, आज दो विपरी खत्म कर दी तुमने।
आप जितना कठिन सोच रहे हो उससे आसान है ये। कॉमन पोटेंशियल की तरह सोचो बेटा, आप लोग कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाया करो। चलो अच्छा ये बताया, छोड़ो इतना टाइम नहीं है। अगर हम एक बात करें, इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू। क्यू इनिशियल क्या है टोटल, क्यू। और पोटेंशियल क्या है, वी, है ना। अब जब इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो पहले ये वी से शुरू करेगा, इसका कुछ और रहेगा पोटेंशियल, मान लो वी वन डैश हो गया, वी डैश मान लो। इसको जब तक ये हायर रहेगा, वी इज ग्रेटर देन इसका पोटेंशियल रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, करते 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 एक समय आएगा जब इस पर Q1 हो गया चार्ज, और इस पर कुछ घट गया और इस पर कुछ बढ़ गया। दोनों का पोटेंशियल जो आएगा वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एट फाइनल, ठीक है, स्टेट, फाइनल स्टेट में, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं, तो Vc क्या हो जाएगा, Vc इज इक्वल टू, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद होता है तो ऐसे लिख लिया करो यार, है ना। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, V इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q1 अपॉन C1, है ना, इज इक्वल टू Q2 अपॉन, यही तो आएगा। कॉमन पोटेंशियल में तो ये लिखेंगे ना फॉर्मूला। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो Q ही इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस जो इनिशियल है, और ये तेरा क्या है, फाइनल। चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ना, चार्ज कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसको चाहो तो क्रॉस मल्टी, अब एक काम करो, इसका यूज करके तुम एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब दोनों को एक्सपैंड करके वैल्यू पुट कर दो, सो दैट Q2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q1 पुट कर दो इसमें, तो करके दिखाओ क्या आ जाएगा। Q2 इज इक्वल टू वॉट, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, यही तो आएगा, बताओ। अरे मैंने क्या गलत कर दिया यार, इसको रिप्लेस, इसको Q2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, यही तो किया मैंने। अब मुझे Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 मिला कि नहीं मिला। अब मैं उठा करके अगर मैं चाहूं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इसको फर्दर कह सकते हैं यार, Q1 C2 इज इक्वल टू Q2 C1, ये तो कह सकते हैं ना। उठा करके Q2 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, उठा करके वैल्यू पुट करो।
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, जिन बच्चों को नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक बेटा, देखो जिनको नहीं आ रहा है आराम आराम से देखो। ठीक है, यही आखिरी होगा, इसका नहीं पढ़ाएंगे हम। क्या आ जाएगा, Q1 C2 इज इक्वल टू Q C1 माइनस Q1 C1। इज इट ओके? यही तो आएगा। अरे क्या गलत है इसमें, ध्यान से देखो यार, हमने Q माइनस Q1 को एक्सपैंड कर दिया, Q माइनस Q1 ने मल्टीप्लाई कर दिया C1। डायरेक्ट कर देता हूँ कुछ भी, तुम लोग रोने लगते हो यार। लो भाई, इसको बाहर कर दिया, लो खुश रहो। Q2 क्या है, Q माइनस Q1, Q2 इंटू C1। वही चीज लिखी थी मैंने, 2 बार लिखवाओगे, पैसा वसूलवाना है बस। घुटना दर्द हुए पड़ा है। ठीक, अब ये Q1 इधर ले आ ले भाई, तो बचेगा C1 प्लस C2, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो Q1 निकाल लो भाई। तो Q1 इज इक्वल टू व्हाट, द Q1 becomes QC1 डिवाइड बाय C1 प्लस, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू C1V। कहां से, अरे यही लिखा हुआ है, ये देखो ना, Q इज इक्वल टू क्या, C1, उठा के चाहो तो वही पुट कर लो। तो VC क्या हो जाएगा, VC अगर निकालना है तो VC इज इक्वल टू Q1 अपॉन, उठा के Q1 की वैल्यू चाहे आप कुछ ना करें, इसको उठा करके यहां पुट कर दिए, एक C1 से C1 कट जाएगा। ठीक है, द आंसर बिकम्स C1V अपॉन C1 प्लस C2। तो Q के फॉर्म में एक भी ऑप्शन है नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरे भाई Q की वैल्यू निकाल के दे दी, C1V। हम यहाँ Q C1 अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे, डिवाइड बाई व्हाट, फिर से वो Q1 से C1 कट जाएगा। बस इतना ही करना था। तो VC बिकम्स, कहां लिख दूं, कर लोगे कि लिखना पड़ेगा? एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा मेरे भाई, और VC इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। तो हम यहां पुट करेंगे Q C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू 1 अपॉन C1 से C1 कट गया, और Q की वैल्यू होती है तो C1V अपॉन C1 प्लस। अब भाई एक और क्वेश्चन है इसमें, ये भी कर ही लो। 3 क्या, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये करके आना, इसमें कुछ है नहीं, ये होमवर्क। कह रहा है 3 कैपेसिटर है, सबका वैल्यू कितना, 4 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो का मतलब होता है 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, ये मतलब होता है। ये एक काम करो, उनको सीरीज में करो, पैरेलल में करो, तो बताओ भैया इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 कब आएगा। कह रहे हैं तुम सीरीज में करो, चाहे तुम पैरेलल में करो, चाहे तुम कुछ और सोचते हो वो करो, मुझे क्या चाहिए, टोटल जो C आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज, कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन पैरेलल, या फिर 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, या 2 पैरेलल में 1 सीरीज में। तो ये घर पे जाकर के ट्राई करना, चारों में से देखो कौन सा वाला सही है, तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो 4 डायग्राम बनेंगे, पहले 2 तो यही बने हुए हैं, फिर क्या करना होगा, इसमें 2 ठो सीरीज में ले लेना और एक ऐसे करके, है ना, ये तीसरा डायग्राम हो गया, इसको मत देखना। फिर ये आखिरी वाले में 2 को पैरेलल में ले लेना, ये 2 को पैरेलल में, और यहां पर एक ऐसे लगा देना। ठीक, इस तरीके से। तो ये है तुम्हारे डायग्राम, घर पे जाइए मेहनत करिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पूरा खत्म हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक एक चीज पढ़ा दिया मैंने, सिर्फ अब इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ठीक है।
चलिए आज के लिए।